नमस्कार। हम लोग कर रहे हैं जेई मेन PYQ इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। फॉर द इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट का जब भी फॉर्मूला लिखना हो तो हमेशा लिखेंगे माइनस आर टी एल एन या लॉग ई के इक्विलिब्रियम। तो माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। और वाटर के लिए के इक्विलिब्रियम जो होता है वो होता है 10⁻14, वही के डब्ल्यू। तो हम लिखेंगे माइनस 2.303 आर की वैल्यू जूल में लिखनी है, तो जूल में होती है 8.314 इंटू टेम्परेचर 298 और लॉग के इक्विलिब्रियम हो गया 10⁻14। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 8.314 इंटू 298 माइनस 14 आगे आ जाएगा लॉग 10। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 80,000, दैट इज 80 किलो जूल पर मोल। योर आंसर इज थर्ड। आगे बढ़ेंगे। टू सॉलिड डिसोसिएट एज फॉलोज। दोनों साइमल्टेनियसली होता है तो टोटल प्रेशर पूछा है। तो देखिए ए जब टूट रहा है बी और सी में और डी टूट रहा है सी और ई में, तो ध्यान रखने वाली बात यह है, इसके लिए एक्स दे रखा है, इसके लिए वाई दे रखा है। सपोज कि ये टूट के गैस बनेगा, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। इसके लिए P1 बनेगा तो ये भी P1 बनेगा, ये बनेगा P2 तो ये भी बनेगा P2। लेकिन दोनों रिएक्शन में ये जो C है वो कॉमन है, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है P1 इसके साथ लिखेंगे P2 और इधर भी P2 के साथ लिखेंगे P1। टोटल प्रेशर कितना होगा? तो इन दोनों की वजह से होगा, B और C की वजह से 2P1 और C और E की वजह से 2P2, क्योंकि दोनों P2 बनेंगे तो 2P2। यहाँ से लिखा है 2P2 और यहाँ से लिखा है 2P1। लेकिन जब हम KP1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ B इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C। पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या है? P1। ये क्या है? P1 प्लस P2 और ये किसके इक्वल है? X। इसी तरह Y P2 P1 प्लस P2। कैसे लिखा? ये लिखा मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ E और ये मैंने लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ C। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C तो दोनों में कॉमन है ना, इसलिए दोनों का ऐड किया। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या लिखेंगे? P1 प्लस P2 प्लस P2 P1 प्लस P2 इज गिविंग X प्लस Y। तो ये आ गया P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। तो इसके ये इक्वल आ रहा है X प्लस Y के। तो P1 प्लस P2 क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ X प्लस Y। टोटल प्रेशर टोटल जो कि है 2 कॉमन ले रहा हूँ, P1 प्लस P2 ऊपर से ये मैंने यहाँ से लिया, तो 2 अंडर रूट ऑफ X प्लस Y। योर आंसर इज फोर्थ। KSP of Ag2CO3 is the molar solubility of Ag2CO3 in AgNO3। ये भी कॉमन आयन का क्वेश्चन है। कैसे करते हैं? जब हम AgNO3 ले रहे हैं ना तो वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, Ag प्लस और NO3 माइनस। आपने लिया 0.1 तो ये भी बनेंगे 0.1 और 0.1। अब आपने लिया है Ag2CO3, ये वीक है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम बनाता है, क्योंकि ये स्पेरेंगली सॉल्युबल है। तो इसके लिए बनेंगे 2Ag प्लस CO3 2 माइनस। ठीक है, सपोज कि ये X बन रहा है ना, कितना है? X या 2X जो भी आप लेना चाहें। तो मैंने लिया है X, तो ये बनेगा 2X और ये बनेगा X। तो Ag के टोटल मोल्स, मतलब मैं कि अगर KSP लिखूँ ना तो क्या लिखूँगा? Ag स्क्वायर CO3 2 माइनस। अब होता क्या है, इन दोनों का जो मल्टीपल है वो है KSP। KSP चेंज नहीं होता, लेकिन आपने जब AgNO3 और ऐड कर दिया तो इसकी वजह से हम यहाँ पे लिखने लगेंगे 0.1। तो अब नई सॉल्युबिलिटी निकालनी है। वैसे तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा सकते हैं KSP इक्वल्स टू S1C1। C1 जो सॉल्ट आपने ऐड किया वो, और S1 कौन? जो सॉल्युबिलिटी आपकी नई वाली है।
लेकिन यहाँ पे स्टाइकियोमेट्री 2 है, इसलिए ये फॉर्मूला मत लगा देना, है ना। तो इसके लिए हम लोग फिर से KSP लिखेंगे, KSP इक्वल्स टू Ag प्लस का स्क्वायर और CO3 2 माइनस। अब KSP तो गिवन है 8 इंटू 10 पावर माइनस 12 और Ag प्लस क्योंकि 0.1 है ये ज़्यादा वैल्यू होगी, ये सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी तो 2x को नेगलेक्ट कर देंगे। पहली बार में लिख देता हूँ, फिर दूसरी बार में नेगलेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखूँगा 0.1 का स्क्वायर, 2x को नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि x बहुत छोटा होगा, 8 इंटू 10 पावर माइनस 12, तो x की वैल्यू आएगी 8 इंटू 10 पावर माइनस 12 अपॉन 0.1 का स्क्वायर, मतलब कि 8 इंटू 10 पावर माइनस 10 m। तो योर आंसर इज 4th। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन। हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है और इसका पूछा है। तो आप ये देखिए कि हमको चाहिए क्या। हमको चाहिए SO3 कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट में, और SO2 कहाँ चाहिए, रिएक्टेंट साइड में चाहिए। तो इसको इधर भेजना है, मतलब इसको तो रिवर्स करना है। तो पहली रिएक्शन को रिवर्स करके लिखूँ तो क्या लिखूँगा, SO2 इज गिविंग S प्लस O2। रिवर्स कर दिया मतलब 1/K1। अब यहाँ पे मुझे 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो पावर 2, पहली चीज़ हो गई। अब मुझे क्या चाहिए, SO3। तो दूसरी इक्वेशन के साथ क्या खिलवाड़ किया जाए, तो दूसरी इक्वेशन को अगर मैं एज इट इज़ रख दूँ तो क्या होगा, 2SO3 एज इट इज़ रख दिया है तो K2 एज इट इज़। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, 2S 3O2 2O2, एक O2 बचा, इधर क्या बचा 2SO2 प्लस O2 इज गिविंग 2SO3। इसका मतलब पहली वाली रिएक्शन को रिवर्स करके पावर 2 किया है और दूसरे को एज इट इज़ रखा है। तो K2 तो एज इट इज़, इसका हमने रिवर्स किया मतलब 10 पावर 52 नीचे ले गए, पावर 2 कर दिया, मतलब 10 पावर 129 और 10 पावर 52 का स्क्वायर करेंगे तो 104, क्या बचेगा 10 पावर 25। सो दिस इज़ योर आंसर। The solubility product of CrOH whole thrice at this is this. The concentration of hydroxide ion in a saturated solution of CrOH whole thrice will be. देखना जरा, sparingly soluble salt है। जब भी solubility product दिया हो ना तो समझ लेना कि sparingly soluble salt है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये S है और ये है 3S। तो आपको पता है KSP क्या होता है, S स्टाइकियोमेट्री 1, 3S स्टाइकियोमेट्री 3। इसका मतलब KSP तो गिवन है हमको 6 इंटू 10 पावर माइनस 31। इसको क्या लिखेंगे S और इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज़ 27S क्यूब, मतलब आ गया S4। 27S4 इक्वल्स टू 6 इंटू 10 पावर माइनस 31। तो S4 इक्वल्स टू 6/27 इंटू 10 पावर माइनस 31। तो S कितना आएगा, 6/27 इंटू 10 पावर माइनस 31 की पावर 1/4। तो ये OH कितना आएगा, इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो S की वैल्यू आई है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 इंटू 6/27 इंटू 10 पावर माइनस 31 का पावर 1/4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 18 इंटू 10 पावर माइनस 31 पावर 1/4। So your answer is 3rd. An acidic buffer is obtained on mixing. एसिडिक बफर बनाना है तो पहला सॉल्यूशन क्या कह रहा है, HCl और NaCl को मिक्स किया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। तो ये कंडीशन तो कभी बफर बन ही नहीं सकती। बफर में हमेशा वीक एसिड होना या वीक बेस होना ज़रूरी है, कोई भी एक वीक तो होना ही चाहिए। दूसरा है HCl और सॉल्ट। अब ये सॉल्ट कौन सा है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट है। तो इन दोनों को अगर हम मर्ज करते हैं तो HCl और CH3CONA, तो देखिए HCl कितना है 100 इंटू 0.1 और सॉल्ट कितना है 200 इंटू 0.1। तो दोनों की जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, CH3COOH और NaCl। तो अब आप देखिए ये कम है तो ये 0, ये इसके बराबर में बचेगा और इतना ही यूज़ हो जाएगा। अगर मैं कहूँ
10, तो ये 10 मिलीमोल्स था, मिलीमोल्स का कैलकुलेशन कर देते हैं, ये 10 था, ये 20 था, तो ये 0 बचेगा, ये 10 बचेगा और ये 10 बनेगा, 10 एसिड और उसी का सॉल्ट, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बफर, तो ये बफर बना रहा है। अगला क्या है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर अनइक्वल अमाउंट में होंगे तो पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन ये दोनों तो इक्वल अमाउंट में है, और अनइक्वल में भी कौन ज़्यादा होना चाहिए, वीक एसिड वाला ज़्यादा होना चाहिए, तब बफर बनता है, तो ये बफर नहीं बन सकता। यहाँ पे लास्ट में इन्होंने वीक एसिड लिया है और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, और स्ट्रॉन्ग बेस ज़्यादा अमाउंट में है, मोलैरिटी और दोनों का मल्टीपल करके देखो, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग बेस को ज़्यादा लिया है, और यहाँ पे इक्वल लिया था, इसलिए बफर नहीं बन रहा। वीक ज़्यादा होता तो फिर बफर बनता। तो आंसर क्या है, सेकंड। अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ POH। यह है HCl, तो इसकी pH आपको दिख रही है 10⁻² से 2, POH क्या हो जाएगी 12। इसी तरह यह है बेस, तो यहाँ से OH, तो POH आएगी 10⁻² से 2। तीसरा क्या है, सॉल्ट, और सॉल्ट के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, हाइड्रोलाइसिस वाला, 7 + ½ pKa + ½ log C, तो 7 से तो ज़्यादा ही होगी। pKa की वैल्यू होती है 4.74 के आसपास, ये तो pH है ना, तो 7 से ज़्यादा pH होगी, तो POH 7 से कम होगी, तो <7। NaCl ये सॉल्ट है, इसका तो pH एकदम परफेक्ट 7 ही होता है, तो हाईएस्ट POH किसका होगा, फर्स्ट वाले का, A का हाईएस्ट होगा, A का हाईएस्ट, A के बाद POH पूछा है, ध्यान से देखना, POH, तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो है उसका सबसे कम होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, NaOH, तो उसका सबसे कम, तो B का सबसे कम, इसमें भी B का सबसे कम है, इसमें भी B का सबसे कम है, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। C और D में बात करें तो D जो है वो परफेक्ट सॉल्ट है, pH 7 होगा, और ये जो है C का pH होता है 7 + ½ pKa + ½ log C, तो pH जो है वो 7 से ज़्यादा होगी, pH 7 से ज़्यादा होगी लगभग। अगर मैं गैस के लिए कहूँ तो ये अगर 4.74 हो और log C ½ log C की वैल्यू दे रखी है 10⁻², तो ये आ जाएगा -2, 2/2, 1 तो 7 + 4 मतलब 11.74 -1 10.74 ऐसा कुछ आ रहा है pH, तो POH जो है वो कितना आएगा, 4 तो आने से रहा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो किसका POH ज़्यादा है, NaCl का POH ज़्यादा है, और NaCl कहाँ पर है, D में है, तो D ज़्यादा है C से, तो आंसर क्या है, सेकंड। कंसिडर द रिएक्शन N2O4 इज गिविंग टू NO2, द टेम्परेचर एट विच Kc एंड Kp की वैल्यू है, टेम्परेचर पूछा है, तो Kp/Kc जो होता है वो होता है RT की पावर डेल्टा Ng, G फॉर गैसियस, 2 - 1 है, Kp 600.1, Kc कितना है 20.4, R की वैल्यू दे रखी होगी भाई साहब लोगों ने 0.0831 लीटर बार इंटू T, इसकी पावर है 1, डेल्टा Ng 2 - 1 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, T निकालना है, तो T = 600.1 अपॉन 20.4 इंटू 0.0831, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये 300 से ज़्यादा, पर यहाँ पे इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो परफेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर आएगा 354 केल्विन। अगला क्वेश्चन देखिए, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज Kp दे रखा है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम पूछा है। ऐसे सवालों में हमेशा आपको अगर जब कुछ भी ना दे रखा हो तो आप डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लिखिए कि Kp क्या होगा, ये सॉलिड ये भी सॉलिड, तो Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर ½ और Kp दे ही रखा है 4, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 = पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, आंसर आ ही गया। इतना आसान सवाल कब पूछा है, 2021 में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।